कि जो आपका निर्माण लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला यूपी बन गया है आपका 4th स्टेट, इसको अडॉप्ट करने वाला, और उससे पहले आपका गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक ने किया था। फिर हमने यूपी में समझा था आपका जो SIR रीजन है वो इन्होंने क्रिएट किया है, और उसके बेस पे ये क्या करेंगे, 20,000 एकड़ इन्होंने ज़मीन पे रखी है उसके लिए, और वहाँ पे आके इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। The SIRs are major investment regions where cluster development takes place and the power vested in the state government or other department is decentralized at the authority level. The proposal for signing MOU between India Trade Promotion, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो हमारा इंडिया ट्रेड प्रमोशन उसके साथ भी MOU किया हुआ है, प्रपोज किया उसके लिए, और उन्होंने साइन भी कर लिया है। फिर है ITPO, Indian Trade Promotion Organization and Micro, Small and Medium Enterprises was also approved in the cabinet, तो इसको भी कर दिया गया। MSME आपकी जो भी स्मॉल एंटरप्राइजेस के बेस के ऊपर जितने भी आपके जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं आपके, तो उन्होंने भी इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। तो याद रखना ये जो है किस किस के बीच में MOU है, यूपी की गवर्नमेंट है, और उसके बाद है आपका ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। UP has यहाँ पे क्या हो रहा था ना, UP has established the Bundelkhand Industrial Development Authority, for which an area of 5,000 hectares has been kept. Similarly, all large area will be kept in the SIR. तो ये सारा लर्निंग है आपका। ऑन लाइन्स ऑफ भारत मंडपम इन दिल्ली, अभी कन्वेंशन सेंटर और मल्टीपर्पज हॉल विल बी बिल्ट इन लखनऊ एंड वाराणसी, वेयर पीपल एसोसिएटेड विद द MSME विल बी एबल टू डिस्प्ले देयर प्रोडक्ट्स। तो आपका साथ ही साथ में जो भारत मंडपम है दिल्ली के अंदर बोलते हैं ऑनलाइन्स, तो आप क्या कर सकते हो, एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर या मल्टीपर्पज हॉल भी बोलते बनाया गया है लखनऊ और वाराणसी के अंदर। वहाँ पे लोग एसोसिएट करेंगे जो MSME के अंडर है, और वो क्या करेंगे, जो भी उनके प्रोडक्शन को वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले करेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, और टूरिस्ट आए होंगे तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है इस तरीके से, जब आप ऐसे ऐसे कुछ छोटी छोटी कन्वेंशन या कुछ इस तरीके की वो करते रहते हो, तो उनकी सेल बढ़ेगी, है ना, वो पैसा कमाएंगे, रेवेन्यू क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई-सांख्यिकी पोर्टल? ई-सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी वर्ड जो होता है उसका जो बोलते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आ गया हमारा इकोनॉमिक वाला पार्ट। तो बोल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर पे जा रही हूँ मैं, टू एस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम। ई-सांख्यिकी पोर्टल का एक पोर्टल बनाया गया है, जैसे आप डालते हो ना www. फलाना जो भी कुछ भी आपने सर्च करता है वो पोर्टल, तो बोलते हैं जो ई-सांख्यिकी पोर्टल है इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, टू एस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम। क्या एस्टेब्लिश करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम, एक्यूरेट डाटा मिलना चाहिए। MOSPI launched e-सांख्यिकी portal for enhanced data access. The e-सांख्यिकी portal has officially been launched. ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है, स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है, और उसके साथ ही आपने 29 जून को होता है, और किसके द्वारा इसको ऑफिशियली क्या किया गया, लॉन्च किया गया था ई-सांख्यिकी पोर्टल को, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो कि चेयरमैन बन गए। जब हम 2024 का करंट अफेयर देखते हैं, फर्स्ट ऑफ आपका जो मंथ है जनवरी का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में आपका 16th फाइनेंस कमीशन चलेगा, तो उसके चेयरमैन कौन बने, तो वो बने डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आपको पता है उससे पहले अभी रनिंग में 15th ही चला हुआ है, 16th मतलब हो गया स्टार्ट, तो बोलती जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसका भी आपको पता होना चाहिए चेयरमैन कौन है, NK सिंह। तो अरविंद पनगड़िया जी ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था स्टैटिस्टिक्स डे के ऊपर। It provides real-time inputs for planners and policy makers, researchers and the public at large. इसमें क्या क्या रियल टाइम इनपुट दी जाएगी, जो भी आपके प्लानर्स होंगे, पॉलिसी मेकर होंगे, रिसर्चर्स होंगे, है ना, पब्लिक होंगे, उनको क्या करेंगे, जो भी आपको गूगल पे जाएंगे तो उनको रियल टाइम इनपुट मिलेगी, इसके ऊपर प्रोवाइड डाटा बिल्कुल रियल टाइम मिलेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पोर्टल इज टू एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग सिस्टम फॉर ईज ऑफ डिसएमिनेशन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन द कंट्री। तो ये इसका रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो वर्ल्ड, मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स डे होता है। अब ये भी याद रखना, जैसे कोई ना कोई डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो किसी ना किसी कोई पर्सनैलिटी होती है उसकी इस पे करते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो PC महालनोबिस का नाम सबने सुना होगा, है ना, PC महालनोबिस का, तो उन्हीं के ही इसके ऊपर मनाते हैं हम इसको, स्टैटिस्टिक्स के बर्थडे पे ही हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। वो बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, और अगर आपको पता होगा जो 5 ईयर प्लान होते हैं अब बंद कर दिए ना वो 5 ईयर प्लान, अब तो आपका खत्म हो गया पंचवर्षीय योजना। तो जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था वो उन्हीं के ही मॉडल पे था, और इसलिए उसको क्या बोला जाता था, महालनोबिस मॉडल भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज एडजर्नमेंट साइन डाई रेफर टू? ये आ गया आपका पॉलिटी। तो बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई का क्या मतलब है, ये है टर्मिनेटिंग और सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, कि आप क्या कर रहे हो, पार्लियामेंट की सीटिंग चली हुई थी उसको आपने बर्खास्त कर दिया ना, आपने बोला कि कब, कल के लिए हो रही है, परसों के लिए हो रही है, अगले महीने के लिए हो रही है, और आपने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अगर स्पीकर का दिल कर रहा है कि मैंने 1 घंटे के बाद बुला सकता है, अगले दिन बुला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या लगाया है, उन्होंने लगाया एडजर्नमेंट साइन डाई।
है ना। एडजर्नमेंट होता है स्थगित करना किसी चीज को ना, रोकना। साइन डाई मतलब कि आपने मेंशन ही नहीं किया अनिश्चित काल के लिए, कोई मेंशन ही नहीं किया टाइमिंग। तो ये बहुत न्यूज में था। पार्लियामेंट सेशन कंक्लूड्स एज बोथ हाउसेस एडजर्न साइन डाई after general election for the 18th Lok Sabha. The first session of Lok Sabha and 264th session of Rajya Sabha were called from 24th and 27th June respectively. बोलते हैं जो पार्लियामेंट का सेशन था उसने कंक्लूड किया बोथ हाउसेस को, है ना, एडजर्न साइन डाई। जैसे ही आपके जनरल इलेक्शन हुए 18वीं लोकसभा के, जो फर्स्ट सेशन हुआ लोकसभा का, तो और जो 264 सेशन है राज्यसभा का, बोलते हैं उनको क्या क्या बुलाया गया था, जैसे आपको पता है कि होती है, फिर उसके बाद ना मीटिंग होती है आपकी, सेशन बुलाया जाता है। तो लोकसभा वाज एडजर्न साइन डाई ऑन 2nd of July 2024 व्हाइल राज्यसभा हैज बीन एडजर्न साइन डाई ऑन 3rd of July आपका 2024। ठीक है। तो बोले आपका जो जनरल इलेक्शन है एक तो आपने ये याद रखना है कि अभी जो हमारी लोकसभा चली है कौन सी है, ये 18th नंबर की है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो कौन सी लोकसभा के, कौन से मतलब टेन्योर वाली लोकसभा के बने, तो 18वीं है ना, ये रखना है। और राज्यसभा देखो कौन सी है, 264th। ये लर्निंग फैक्टर है, छोटे छोटे हैं पर लर्निंग है, ये आपने याद रखना है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये है 18th लोकसभा, और ये आप 18 लोकसभा का फर्स्ट सेशन था, और जो आपका राज्यसभा का था ये था 264 सेशन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार। एक तो ना लोकसभा का एंड 264 सेशन आपका राज्यसभा का। लोकसभा वाज एडजर्न साइन डाई ऑन 2nd of July 2024 एंड राज्यसभा को किया गया था 3 जुलाई को। आप समझते हैं इसको। Adjournment signed die means terminating a sitting of parliament for an indefinite period। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। देखो करंट अफेयर पढ़ने का मतलब क्या होता है, करंट अफेयर, और ये ऐसे करंट अफेयर नहीं कि हाँ जी आपको बता दे कि अपॉइंटमेंट है, ये आ गया, मतलब ये डायरेक्टर जनरल बन गए या ये बन गए। करंट अफेयर का मतलब होता है कि आप जब करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसके साथ आपका पॉलिटी भी कवर हो जाए, आपका ज्योग्राफी भी कवर हो जाए, आपका मतलब जितने भी एरिया होते हैं वो कवर हो जाए। क्योंकि अब एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जामिनर कोई वो नहीं उठाएगा कि स्पेक्ट्रम की किताब उठा ली, है ना, या फिर आपका अरिहंत उठा दी फिर आपका क्वेश्चन डालेगा। नहीं, जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा, चाहे वो पॉलिटी वाला पार्ट डाल रहा है, चाहे वो ज्योग्राफी वाला पार्ट डाल रहा है, वो सारे के सारे आपके करंट अफेयर से बनते हैं। अगर आप करंट अफेयर वाला पार्ट, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आप करंट अफेयर वाला पार्ट पढ़ते हो ना अच्छे से, उसको सिर्फ आप एक पर्टिकुलर न्यूज के तौर पे नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो कि साथ ही साथ में कि मतलब और चीजें भी हैं, इसको कैसे हमने उसके साथ कोरिलेट करना है, तो आपका सारा ही कवर हो जाता है। क्वेश्चन तो हम सिंपल सा भी पढ़ सकते थे कि हाँ जी एडजर्नमेंट साइन डाई कब लगा, अभी लगा हाल ही में, तो लग गया, हो गया खत्म। लेकिन हमें देखना है कि वो होता क्या है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन डालेगा। ओके, बैक टू क्वेश्चन। Adjournment signed time means terminating a sitting of parliament for an indefinite period, that's without naming a day for the assembly। जैसा कि मैंने आपको बताया, the power of adjournment signed time lies with the presiding officer of the house। ये आपने ध्यान रखना है। आपको पता है राज्यसभा का स्पीकर अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। लोकसभा का कौन है, हमारे ओम बिरला जी, और जो आपके राज्यसभा के कौन होता है, जो भी हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो आप कभी भी नहीं उनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे देखोगे कि अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो हमेशा ही रोल प्ले करते हैं हमारे देश के अंदर राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो ये चीज आपने क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में हमारे कौन है, जगदीप धनखड़ जी है। और जगदीप धनखड़ जी इससे पहले रह चुके हैं आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर, और बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो। जैसे जब वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे तो उनकी ममता बनर्जी के साथ काफी ज्यादा मतलब ये होती थी, और बड़े अच्छे उन्होंने वहाँ पे नई चीजें इंप्लीमेंट की है। क्योंकि किसी भी स्टेट का जो बोलने को तो सीएम है, लेकिन जो गवर्नर है उसके पास काफी ज्यादा पावर होती है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अभी प्रेजेंट में वो आपके राज्यसभा के क्या है, सभापति है, वो ध्यान रखना है आपने। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। He can also call a sitting of the house before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the house has been adjourned signed है। वही कर दी, मैंने नहीं मेंशन किया। मान लो मैं हूँ लोकसभा के स्पीकर, मैंने बोला चलो अब मैं सभा खत्म करता हूँ ना, मैंने ये बोला कि मैं कब तक के लिए कर रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है घंटे के बाद बुला लिया, अगले दिन बुला लिया, क्यों, मैंने एडजर्न साइन डाई लगाया उनके ऊपर। ये रखना आपने ध्यान। फिर उसके बाद है आपका ही कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग और ऑफ द हाउस, ये हो गया। फिर व्हाट आर द डिफरेंस, थोड़ा सा देख लेते हैं लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। इलेक्शन प्रोसीजर, ये आपको पता ही होगा, लोकसभा में जो मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं थ्रू द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है। आपसे पूछा जाएगा बताओ कि जो मेंबर्स हैं वो कौन से प्रोसीजर के साथ आपके चूज किए जाते हैं लोकसभा के। तो FPTP सिस्टम सीधा आता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मिनिमम एज 25, 5 साल के लिए टेन्योर होता है। हाँ जी होता है। चेयर ऑफ द हाउस कौन होता है? स्पीकर ऑफ द हेड ऑफ द हाउस। कंपोजिशन कितनी है प्रेजेंट में? 550 है। 530 क्या है? रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 20 क्या करते हैं? यूटी को। लेकिन अभी करंट में स्ट्रेंथ हमारी 550 नहीं है, कितनी है? 543 है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है कि जो भी सिटीजन 18 साल का वो वोट दे सकता है। राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? इनडायरेक्टली, जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है उसके थ्रू होता है। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज 30 साल। बॉडी कैसी है? ये 5 साल के लिए नहीं होगा। यहाँ पे जो मेंबर होता है वो 6 साल के लिए होता है। वो भी आपके हर 2 साल के बाद क्या होते रहते हैं, उनको चेंज करते हैं उनको। फिर उसके बाद है एक परमानेंट बॉडी है ये आपकी, है ना। ये इसको आप वो नहीं कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। लोकसभा को तो आप खत्म नहीं कर सकते हो, है ना। सरकार गिरी तो अगली आएगी, पर राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। चेयर ऑफ द हाउस, द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयर मैन ऑफ द हाउस, जो मैंने अभी बताया, जगदीप धनखड़ जी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, 238 मेंबर स्टेट से 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कौन करते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी एक बार थे, उन्होंने कहा सब कुछ हो रहा है, मेरे को नाम का ही हेड बनाया हुआ है आप लोगों ने। वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे 80 नु भी कुछ करने दो। क्या बोल रहे थे? 80 नु भी कुछ करने दो। 80 मतलब आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में बोला ठीक है जी 80 नु आपको करने देते हैं, आप ऐसा करिए। आप क्या करोगे, राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो आर्ट फील्ड से हो, स्पोर्ट्स फील्ड से हो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हो। तो 12 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं, कौन करते हैं? आर्टिकल 80 के तहत किए जाते हैं आपके जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा। जो इस प्रेजेंट में कौन है आपकी? हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। तो करंट स्ट्रेंथ कितनी है हमारी? 250 नहीं है, 245 है। इलेक्टोरल कॉलेज, ऑनली मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ड्यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली कैन वोट। इसमें वोट वही देंगे आपके जो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं और ड्यूटी के होते हैं, वो रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री पार्टिसिपेट विद इंडिया इन द बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। एक हाथी था, घूमते घूमते वो गोल ही हो गया। हम भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे, हम पहुंच गोल 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 करके मंगोलिया पहुंचा गया उसने। नोमैडिक क्या होता है? घुमंतु। तो आपका नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। तो ये हुई आपकी नोमैडिक एलिफेंट। तो ये कौन से नंबर का एडिशन था? 16th नंबर का एडिशन था। हुई कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेघालय में हुई है। अब आप थोड़ा इसको कोरिलेट करो कि मेघालय की उमराई में तो हमने और भी पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी हमने? अभी पीछे पढ़ी थी हमने। अब वो आप लोग बताओगे जब मैं लास्ट में इसको समअप करूंगी। नोमैडिक एलिफेंट 1 2004 में हुई थी सबसे पहले मंगोलिया में। और 15th नंबर का जो एडिशन है आपका, वो क्या है आपका? एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया था मंगोलिया के उलन बटोर में। अभी कौन सा हो रहा है? 16वें नंबर पे हो रहा है। हाथी हो चुका है 16 साल का हमारा, और वो हम उसको मेघालय के जंगलों में घुमा रहे हैं। ठीक है, नोमैड वो पूरी तरह से गोल गोल। तो ये रखना है याद। और 15वें नंबर का हुआ था मंगोलिया के उलन बटार में। कुछ और एक्सरसाइजेज है इंडियन आर्मी की, ये आपने याद करनी है। वज्र प्रहार यूएसए वाली इतने स्ट्रॉन्ग है, अभी प्रेसिडेंट बना नहीं आपकी क्या बोलते हैं हमारे ट्रम्प जी, और आते ही उन्होंने प्रहार करने शुरू कर दिए। और सबसे ज्यादा उनको ना हमारे मोदी जी से तकलीफ है अंदर ही अंदर। मुंह से तो बड़े अच्छे रहते हैं, कोल्ड वॉर करते रहते हैं, तो वो प्रहार करते हैं वज्र से। तो वज्र प्रहार होती है इंडिया और यूएस के बीच में। सदा तनसिक, सदा आपने हमेशा सुना होगा सऊदी अरब में हमारा कोई एक्टर जा रहा है, कोई एक्टर जा रहा है ना, उनके साथ ना कुछ अलग ही तनसीक है हमारी। तो सदा तनसीक होती है इंडियन आर्मी और सऊदी अरब की आर्मी के साथ। शक्ति होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। एक बार क्या हुआ, फ्रांस ना हमको शक्ति दिखा रहा था अपनी, फ्रांस की आर्मी शक्ति दिखा रही थी हमको, लेकिन हमने भी उनको अपनी शक्ति दिखा दी, है ना। वो फंस गए, फ्रांस से फंस गए वो। और शक्ति होती है इंडियन आर्मी और फ्रांस के बीच में। फिर अजय वॉरियर, आप बताओ 200 साल तक हम यूके वालों ने, आपके ब्रिटिश कॉलोनियल ने हमारे पर राज किया, लेकिन आखिर में वॉरियर की तरह से अजय कौन हुए? हम लोग अजय हुए ना। हम अजय वो होता है जिसको कोई जीत नहीं सकता, तो ये लास्ट में हम लोग जीत गए। तो अजय वॉरियर किसके बीच में होती है? इंडियन आर्मी और यूके के बीच में। थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, अगर नहीं लगेगा तो आप ना ऐसे करना कि मतलब वो देख लेना, है ना, वीडियो देख लेना। हैंड इन हैंड चाइना, चाइना के साथ हम हमेशा ही ना हमारा हैंड इन हैंड रिलेशन रहा है, लगा ही रहता है ना, ये तो साथ में ही है। फिर इंदिरा एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? इंडिया और रशिया के बीच में। तो इंद्र जी आते कहाँ से? रशिया से होते हुए आते, बिल्कुल वो आर्कटिक के साथ है ना रूस, तो वहां से होते हुए वो पहुंचते हैं, बारिश करते हैं इंडिया के ऊपर। तो इंदिरा कहाँ से होते आते हैं? रशिया। तो इंदिरा होती है आपकी इंडियन आर्मी और रशिया की आर्मी के बीच में। मैत्री हमने पढ़ ली है, जिसके साथ दोस्ती होती है थाईलैंड और इंडिया। संप्रीति मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम में फंसाता है, बहुत मल्टीपल टाइम मैंने क्वेश्चन देखा है। संप्रीति, अब देखो 1971 में वॉर हुआ इंडिया और पाक के बीच में, क्या हमारा उनके साथ कोई लेना देना था? नहीं था। किसके लिए किया हमने? हम इतनी बड़ी लड़ाई किसके लिए कर सकते हैं? जिसके साथ हमारे को कुछ ज्यादा ही प्यार होगा, प्रीति होगी। तो किसके लिए किया था? बांग्लादेश के लिए। दिक्कत तो उनके साथ ही ना, ईस्टर्न पाकिस्तान था वो। फिर हमने उसको बोला कि हमारे को तुम्हारा बड़ा प्यार है, तुम तंग हो गए, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, तो हमें उनके साथ क्या थी? प्रीति थी। तो इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में होती है संप्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who has been designated as the next foreign secretary of India। तो आपके जो इंडिया के नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विक्रम मिश्री जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेन में अगर आपको अपना इंडिया का सेक्रेटरी भेजना है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कड़वी बोलबानी करे, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए मीठा बोलने वाला, मिश्री की तरह मीठा। तो विक्रम मिश्री जी को बनाया हमने। तो IFS ऑफिसर विक्रम मिश्री नेम नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी। विक्रम मिश्री विल बी अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 15, सक्सीडिंग द इनकम्बेंट विनय क्वात्रा जी। तो इन्होंने सक्सीड किसको किया? क्वात्रा जी को। वो कौवे की तरह ना कड़वा बोलते थे, मतलब हमें कड़वा बोलने वाले नहीं चाहिए, क्योंकि फॉरेन के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे थे। हमें चाहिए जो बंदा मीठा बोले। मीठा बोलने के लिए कौन थे? जो मिश्री की तरह मीठा बोले। तो विक्रम मिश्री जी को अपॉइंट कर दिया, और आपके जो विनय क्वात्रा जी को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। वैसे ये सक्सीड हुए, इनको सक्सीड कर लिया मतलब। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जो विक्रम मिश्री है कोई ऐसी छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, ये रह चुके हैं हमारे इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना, मतलब चाइना में ये राजदूत का मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, हमारे इंडिया के राजदूत रह चुके हैं। कब रह चुके थे? जब गलवान वैली क्लैशेस चले हुए थे इंटर चाइना के बीच में। अब गलवान वैली क्लैशेस चले थे तो वहां पे भी तो कोई मीठा बोलने वाला ही चाहिए था, तो इनको रखा गया। स्पेन में भी रह चुके हैं ये, म्यांमार में भी रह चुके हैं ये इंडिया की तरफ से एम्बेसडर। फिर ये प्राइवेट सेक्रेटरी रह चुके हैं 3 बार। किस किस के लिए? अलग अलग हमारे पीएम के लिए। देखो बहुत बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है आपकी विक्रम मिश्री जी। तो आई के गुजराल के टाइम में जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस टाइम ये प्राइवेट सेक्रेटरी रहे उनके। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे रहे और मोदी जी के टाइम पे भी रहे। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द थीम फॉर द 102nd इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इन 2024? तो 102 नंबर की है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, तो उसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं आपकी, वो मिलकर क्या करती हैं? एक बेटर फ्यूचर ही तो बनाती है सबके लिए ना। पहले के टाइम में तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। जैसे अमूल है आपकी, क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इसके बारे में अब आपने रखा है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव होता कब है? 6 जुलाई को होता है। कब होता है? 6 जुलाई को होता है आपका, है ना। 6 बंदों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। कब? जुलाई के महीने में। तो ऐसे रख लेना याद। It has been observed on the first Saturday of July ever since 1923 by the International Cooperative Alliance. The theme for the theme पढ़ ली हमने, cooperative build a better future for all, and Union Home Minister and Minister of Cooperation श्री अमित शाह। अब एक चीज और, हमारे पहले ना ये कॉपरेशन मिनिस्टर नहीं होते थे, मतलब ये जो है न्यू मिनिस्ट्री बनाई गई है। और जैसे ये जब न्यू मिनिस्ट्री बनाई थी ना 2021 में बनाई थी ये, और सबसे पहले किसको दी गई थी? ये हमारे अमित शाह जी को ही दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन श्री अमित शाह will address सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस on the occasion of 102nd International Day of the Cooperatives in गांधीनगर गुजरात on Saturday 6 of July 2024। मैं ना थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम का प्रेशर लग रहा है कि आप लोगों को ज्यादा मतलब हैवी ना हो जाए। तो प्लीज अगर आपको लगे ना कि मतलब फास्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप मेरे को बोल देना, है ना। तो ये जो मैंने अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बोला या कॉपरेशन वाला बोला, जो न्यू मिनिस्ट्री बनी थी, ये बनी थी 2021 में आपकी। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ जो कॉपरेशन है आपके अमित शाह जी, उन्होंने एड्रेस किया था इसको सहकार से समृद्धि। सहकारिता से आप कैसे समृद्धि गेन कर सकते हो, उसको एड्रेस किया था इन्होंने। और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन द ओकेजन ऑफ जब 102nd इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव हुआ था। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। कब? 6 जुलाई को हुआ था। The Ministry of Cooperation is organizing सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस on this day to mark the celebration of International Day of Cooperative 2024। बोला इंटरनेशनल डे भी है कोऑपरेटिव का, तो क्यों ना हम एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, है ना। तो उन्होंने सहकार से समृद्धि किया। It will launch the scheme for 50% assistance on the purchase of nano fertilizer by the farmers under AGR2 scheme of the government for the financial year 2024-25। अब इन्होंने साथ में क्या किया? इन्होंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करिए कि जो 50% आपका जो भी असिस्टेंस है आपका नैनो फर्टिलाइजर वाला, तो लगे हाथ ऐसा हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ करे, ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस करे और कुछ स्कीम ना लॉन्च करे या कुछ ना करे। तो इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, जो भी नैनो फर्टिलाइजर परचेज करेंगे ना, उन किसानों को हम 50% असिस्टेंस देंगे। स्कीम डाल दी इन्होंने, लॉन्च कर दी। लगे हाथ इन्होंने बोला उद्घाटन भी कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसी स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ऑफ ने क्या किया, कुछ किसानों को दे भी दी इन्होंने, उसकी जो बेनिफिट मिले तो वो भी दे दिए। अलॉन्ग विद दिस श्री शाह विल ऑल्सो इनिशिएट द पेमेंट, मतलब पेमेंट कर दी उन्होंने फॉर द सेम टू 3 किसानों को दी थी, ये भी याद रखना, 3 फार्मर को दी थी उन्होंने। श्री शाह विल ऑल्सो इनॉग्रेट लॉन्च ऑफ भारत ऑर्गेनिक आटा। लगे हाथ उन्होंने बोला कि भारत का आटा भी कर लेते हैं, एक ऑर्गेनिक आटा खाओ, है ना। तो उसको भी उन्होंने लॉन्च, कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो बनाती हैं आपका आटा भी जो होता है ना, तो बोलते हैं इनॉग्रेट लॉन्च ऑफ भारत ऑर्गेनिक आटा प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। The Ministry of Cooperation is a union ministry under the Government of India, which was formed in 2021. The अभी बोला मैंने आपको, देखो आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 2021 में बनी थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। फिर उसके बाद है द मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। National Cooperative Organic Limited was established to promote organic farming and ensure fair pricing.
लॉन्च ऑफ भारत ऑर्गेनिक आटा, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे और कोशिश करनी है कि फेयर प्राइसिंग हो, मतलब, है ना। फिर अच्छा, आप में से कोई मेरे को हिमाचल की किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम बताओ, कोई भी, अनम्यूट करके बोल दो। लक्ष्य, आप बोलो। कामधेनु है, व्यासधेनु है। हाँ जी, कामधेनु, व्यासधेनु। बिल्कुल 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 बिल्कुल, गुड। और की एक इनफेड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बसेस चलती है उनकी। हाँ जी, हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। ओके, तो लॉन्च ऑफ भारत ऑर्गेनिक आटा, फिर उसके बोले सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 एस्टेब्लिश द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 97th। तो बोल रहे हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 एस्टेब्लिश द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज अ फंडामेंटल राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या कर सकते हो, एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो आर्टिकल कौन सा है, 19। तो यहीं से बनेगा आपका, यहीं से पॉलिटी का क्वेश्चन बनेगा आपका, कोई लक्ष्मीकांत नहीं पकड़ेंगे वो एग्जामिनर, यहीं से बनेगा क्वेश्चन। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, तो याद रखना है ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011 में, और कौन सा था, 97th नंबर का था, जिसके अंदर बोला गया कि आपका अधिकार है, वो भी आपका कैसा मूल अधिकार है आपका, कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो अंडर आर्टिकल 19। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बोले फिर इंट्रोड्यूस किया गया न्यू डीपीएसपी ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑलरेडी है जो हमारे डीपीएसपी, उसी के ही अंदर फिर एड ऑन कर दिया गया आपका। और आर्टिकल 43B, ये याद रखना है आपने, इसको आपने बिल्कुल नया आर्टिकल है ये आपका, है ना, जो भी होते हैं ना आपके ABCD जिनमें भी लगता है आगे, मतलब वो आपका न्यू आर्टिकल है। तो आर्टिकल 43B है आपका डीपीएसपी के अंदर इंक्लूड किया कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर एक एग्जाम के लिए। Added a new part 9B to the Constitution titled the Cooperative Societies, Articles 243ZH to 243ZT। और साथ ही साथ इन्होंने नए पार्ट आपके कर दिया, क्या पार्ट 9B भी बनाया। तो एक तो आपको ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए कि कितने हमारे पार्ट हैं, ये आपको होमवर्क है, कितने हमारे पार्ट हैं, कितने हमारे आर्टिकल हैं, कितने हमारे स्केड्यूल हैं, है ना, ये पता होना चाहिए। स्केड्यूल तो चलो सबको ही पता होता है कि 12 है, या तो अभी बता दो कि टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे, अगर किसी को नहीं पता होगा तो उसको भी पता लग जाएगा। एनीवन, कोई भी बोल दो कितने आर्टिकल है अभी प्रेजेंट में हमारे, जिसको भी पता है बता दो, नहीं पता होगा तो फिर होमवर्क है आपको। स्केड्यूल तो चलो मैंने ही बता दिए, 12 हैं आपके, जिसमें एक आर्टिकल, एक स्केड्यूल आपका बड़ा उछल उछल के आता रहता है, आपका स्केड्यूल नंबर 8, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं आपकी। किसी को नहीं पता तो फिर आपको होमवर्क है ये। फिर उसके बाद है आपका, तो empowered parliament to enact laws governing multi-state cooperative societies and delegated authority to state legislature for other cooperative societies। तो पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया और कुछ लॉज बोला आप बनाइए, जो भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो भी आपकी डेलीगेट अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेटिव है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलकर आप क्या करो, पार्लियामेंट को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया गया, थोड़ी और पावर एम्पावर कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 2021 assumed responsibility for cooperative affairs previously overseen by the Ministry of Agriculture। पहले क्या होता था ना, जो भी cooperative affairs होते हैं, जब तक हमने एक अलग से मिनिस्ट्री नहीं बनाई थी इसके लिए, तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसी के ही अंदर, मतलब इसको क्या कर दिया था, एड ऑन किया हुआ था, मतलब कि जो भी कुछ भी कोऑपरेटिव अफेयर होते थे वो वही रिस्पॉन्सिबल होता था, मतलब उसके लिए। फिर बोले नहीं ऐसी बात नहीं बनेगी, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके लिए हम अलग से मिनिस्ट्री बनाते हैं। मिनिस्ट्री बनाई 2021 में, और अमित शाह जी ने बोला किसी और को क्यों दे रहे हो, मैं ही अच्छे से संभाल सकता हूँ, मुझे दे दो, तो वही बन गया हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर। फर्स्ट कोऑपरेटिव एक्ट इन इंडिया, इंडियन फेमाइन कमीशन 1901, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन फेमाइन कमीशन कब आया था, 1901 में। लीड टू द इनेक्टमेंट ऑफ द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट इन 1904, फॉलोड बाय द अमेंडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। तो फर्स्ट कोऑपरेटिव एक्ट इंडिया में था इंडियन फेमाइन कमीशन 1901 में, जिसने लीड किया था आपकी इनेक्टमेंट ऑफ द फर्स्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट जो था 1904 में। फिर उसने फॉलो किया आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया 1912 में। तो इस तरीके से मतलब कि ये इतना रख सकते हो या तो वेल एंड गुड, नहीं तो कुछ चीजें आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आप ये नई कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री कब बनी थी, एक ये याद रखना है आपने, कौन अभी मिनिस्टर हैं हमारे वो याद रखना है आपने। सबसे बड़ी बात, इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, हमारे संविधान के अंदर संशोधन हुआ था 2011 के अंदर, कौन से नंबर का, 97 नंबर का। कौन सा आर्टिकल उसमें ऐड किया, किस आर्टिकल के अंदर डाला गया उसको, आर्टिकल 19,
ये एग्जिस्टिंग आर्टिकल ऑलरेडी था, उसमें सिर्फ संशोधन किया गया है। तो आर्टिकल 19 के अंदर आता है ये। दूसरा कि डीपीएसपी जो है हमारा, तो डीपीएसपी के अंदर भी इसको ऐड किया गया। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिनको हम बोलते हैं, है ना, सिद्धांत जिनको हम बोलते हैं, कि जैसे कि ऐसा नहीं है बोला गया है कि राज्य को ये करना चाहिए, राज्य ऐसा कर सकता है, वो होता है। तो वो होते हैं आपकी डीपीएसपी। ये भी हम कभी, चलो पॉलिटिक्स का कोई पढ़ाएगा आपको तो उसमें अच्छे से बताएंगे। तो उसमें आर्टिकल 43B है, ऐड किया, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। और बस काफ़ी है, इतना करते हैं आज। अब अगर आपको कोई न्यूज़ जो नहीं पता लगी तो आप वो पूछ सकते हो, या कुछ भी कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकते हो। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं।